नमस्कार भाइयों और बहनों। तो मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और आज आपके लिए पेश है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक और अनोखी कहानी, चमत्कार। तो ये कहानी है चंद्र प्रकाश और ठाकुर जी की। चंद्र प्रकाश जो बीए तक पढ़ा लिखा है, पर ठाकुर जी के यहाँ रहता है और उनके लड़के को पढ़ाता है। और एक दिन लड़के की शादी से पहले ही घर से जेवर चोरी हो जाते हैं, घर में हलचल मच जाती है। तो अब क्या चोर पकड़ा जाता है और क्या गहने वापस मिल पाते हैं, जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा। उसकी माता पहले ही मर चुकी थी और फिर इसी साल पिता का भी देहांत हो गया और प्रकाश जीवन के जो मधुर स्वप्न देखा करता था वो सब धूल में मिल गए। पिता ऊंचे ओहदे पर थे और उनकी कोशिश से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिल जाने की पूरी आशा थी, पर वो सब मंसूबे धरे के धरे रह गए और अब गुजर बसर के लिए वही 30 रुपए महीने की ट्यूशन रह गई। पिता ने कुछ संपत्ति भी ना छोड़ी थी, उल्टे वधू का बोझ और सर पर लाद दिया था। और स्त्री भी मिली तो पढ़ी लिखी, शौकीन और जबान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना ज्यादा कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 रुपए की नौकरी करते शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पोंछ दिए। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा और जरूरी सामान से लैस। ऐसा मकान 20 रुपए से कम में ना मिलता और काम भी केवल 2 घंटे का ही था। ठाकुर जी का लड़का था तो लगभग उन्हीं की उम्र का, पर बड़ा ही कुंदजेहन, कामचोर और अभी भी 9वें दर्जे में ही पढ़ता था। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि ठाकुर और ठकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि उसे लड़का ही समझते थे। वो नौकर नहीं बल्कि घर का आदमी था और घर के हर मामले में उसकी सलाह ली जाती थी। ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनकी समझ में अंग्रेजीदान लड़का उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजुर्बेकार था। आज संध्या का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर अपनी छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने आकर कहा, अभी ना जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज कैसी सलाह है, वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा। उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है, बीरू को ब्याह दूं? एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बीरू बाबू से ही पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूं। प्रकाश ने असमंजस में पड़कर कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूं। उनका 20वां साल तो है, लेकिन यह समझ लीजिए कि फिर तो हो चुका पढ़ना लिखना, तो अभी ना करूं, यही सलाह है। देखिए, जैसा आप उचित समझें। मैंने तो दोनों बातें कह दी, तो कर डालूं। मुझे तो यही डर लगता है कि लड़का कहीं बहक ना जाए। मेरे रहते तो आप इसकी चिंता ना करें। हां, इच्छा हो तो कर डालिए, कोई हरज भी नहीं है। तो देखो, सब तैयारियां तुम्ही को करनी पड़ेंगी, ये समझ लो। अच्छा ठीक है, तो मैं इनकार कब करता हूं। रोटी की खैर मनाने वाले शिक्षित युवकों में एक प्रकार की दुविधा होती है जो उन्हें
अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। और प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और विवाह का काम होने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में से थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं था। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपए खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात ना थी। देखते ही देखते फटे हाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया है तो कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। अगर वो चाहता तो 200-400 रुपए बड़ी आसानी से बना लेता, लेकिन वो इतना नीच नहीं था। और फिर उसके साथ क्या दगा करता जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया था। पर जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहां रोटियों को मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीजें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूं, बाज चीजों पर तो आंखें नहीं ठहरती थीं। चंपा ईर्ष्या जनित विराग से बोली, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वो पहने। यहां तो रोकर मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। चंद्रप्रकाश, इन्हीं लोगों की मौज है, ना कमाना ना धमाना। बाप दादा छोड़कर गए हैं, मजे से खाते और चैन करते हैं। इसी से कहता हूं, ईश्वर बड़ा ही अन्यायी है। चंपा, अपना अपना पुरुषार्थ है, इसमें ईश्वर का क्या दोष? तुम्हारे बाप दादा छोड़कर गए होते तो तुम भी मौज करते। यहां तो रोटियां चलाना मुश्किल है, गहने कपड़े को कौन रोए? और ना जाने इस जिंदगी में कोई ऐसी आशा है ही नहीं। कोई गत की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। मैं तो इसी सोच में हूं कि ठाकुराइन के ब्याह में कैसे जाऊंगी। सोचती हूं कि बीमार पड़ जाती तो जान बच जाती। ये कहते कहते चंपा की आंखें भर आईं। प्रकाश ने तसल्ली दी, तुम्हारे लिए साड़ी लाऊं? अब क्या इतना भी ना कर सकूंगा? मुसीबत के ये दिन क्या यूं ही बने रहेंगे? अरे जिंदा रहा तो एक दिन तुम सर से पांव तक जेवरों से लदी रहोगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो, ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती। निबाह होता जाए यही बहुत है, गहनों की साथ नहीं है। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया। चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर से गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे इसकी आशा ना थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो। गहनों की बात सुन सुनकर जी जलता है। अगर वैसी चीजें तुम भी पहनो तो रानी मालूम लगने लगोगी। तो गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है? मैंने तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर भद्दी दिखने लगती हैं। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। ये ना हुआ कि कहते कि इनमें से कोई चीज चंपा के लिए भी लेते जाओ। अरे तुम भी कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो? इसमें बचपने की क्या बात है? कोई उदार आदमी कभी इतनी कृपणता ना करता। मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे दे। मैं गैर नहीं हूं, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूं और शादी का भी सारा इंतजाम कर रहा हूं। और अगर 100-200 की कोई चीज दे देते तो वो निष्फल ना जाती। मगर धनवानों का हृदय धन के भार से दबकर सिकुड़ जाता है। उनमें उदारता के लिए स्थान ही नहीं रहता।
अब रात के 12 बज गए हैं और फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आ रही। बार बार ही चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ बादल हो आए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आ गई। सोचने लगा, यही तो खाने पहनने की उम्र है और इसी उम्र में इस बेचारी को हर एक चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। और यही सोचते सोचते वो दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आ गया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी और बीच में एक 5 फीट ऊंची दीवार थी। वो दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर आया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलूं। अगर वो जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूंगा, देखो कैसा चरका दिया। या कह दूंगा, मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता हुआ दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूं कि वो क्या करता है। अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो फिर तो फतेह है। किसी को मुझ पर संदेह ही ना होगा। सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे। मैं भी कहूंगा, साहब नौकरों की हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन लेकर जा सकता है। मैं बेदाग बच जाऊंगा और शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूंगा। फिर धीरे धीरे एक एक चीज चंपा को दूंगा, जिससे कि उसे भी कोई संदेह ना होगा। पर इतना सोचने के बाद भी जब वो जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी। खैर, अब धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी भी सो रहा था कि चंपा ने आकर उसे जगाकर कहा, बड़ा गजब हो गया। रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर गहने की संदूकची उठाकर ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? अरे किसी को खबर भी तो हो। वो संदूकची ले गया जिसमें ब्याह के गहने रखे हुए थे। ना जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और ना जाने उसे कैसे मालूम हुआ कि इसी संदूक में ही संदूकची रखी हुई है। नौकरों की कार्यवाही होगी। ये बाहर के चोर का काम नहीं लगता। नौकर तो तीनों पुराने हैं उनके, तो नियत बदलते देर लगती है क्या? आज मौका देखा, उठा ले गए। तुम जरा जाकर उनको तसल्ली तो दो। ठाकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों से इन गहनों के लिए दौड़ा फिरता था। एक एक चीज अपने सामने जचवाई और चोर दाढ़ीदारों ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश चटपट उठकर बैठ गया और घबराता हुआ सजाकर ठाकुराइन से बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी, मुझे तो अभी अभी चंपा ने बताया। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की सांकर तक नहीं उतरी। समझ में नहीं आता चोर आया तो आया किधर से। ठाकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सर पर खड़ा है, ना जाने कैसे क्या होगा। हे भगवान, तुमने दौड़ धूप की थी तब कहीं जाकर ये सब चीजें आई थी। ना जाने किस मनहूस सायत से लगन आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठाकुराइन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, नौकरों में कोई ऐसा नहीं है। 10-10 हजार यूं ही ऊपर रखे रहते थे और कभी एक पाई भी इधर से उधर नहीं हुई। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ कर कहा, तुम क्या जानो, आदमी का मन कितनी जल्द बदल जाया करता है। जिसने अभी तक चोरी नहीं की वो कभी चोरी नहीं करेगा, ये कोई नहीं कह सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा। कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे
तो आप ही कबूलेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा और कहीं उसी के घर में तलाशी हो जाए तो अनर्थ हो जाए। बोले, मेरे ख्याल से पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात कराना व्यर्थ है। पुलिस माल तो बरामद ना कर सकेगी, हाँ नौकरों को मारपीट भले ही लेगी, फिर कुछ नजर उसे भी चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा ही स्वांग खड़ा कर देगी। मेरी तो सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो प्रकाश बाबू? भला चोरी करने वाला अपने आप कबूलेगा? तुम मारपीट भी तो नहीं करते। हां, पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फजूल मालूम होता है। माल तो बरामद होने से रहा, उल्टे महीनों की परेशानी हो जाएगी। प्रकाश, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब, कोई लाभ नहीं। हां, अगर कोई खुफिया पुलिस हो जो चुपके चुपके पता लगाए तो अलबत्ता माल निकल आए, लेकिन यहां ऐसी पुलिस कहां? तकदीर ठोंक कर बैठे रहो और क्या। प्रकाश, आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूं। मैं इन नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठकुराइन, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है। किसी का भी नाम निकल आए तो भी मुझे संदेह ही रहेगा। किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से है। तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर, हां, जरा अपने कोठे पर तो देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाजा कहीं खुला तो नहीं रह गया? प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे ही द्वार बंद कर देता हूं। हां, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो और वहां छिपा बैठा रहा हो तो दूसरी बात है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव के रगड़ के निशान दिखाई दिए। जहां पर प्रकाश का पांव पड़ा था वहां का चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सर झुकाए खड़े थे और संकोच के मारे कुछ कह ना सकते थे। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी। इससे तो स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर से आया। अब तो कोई संदेह नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हां, मैं भी यही समझता हूं, लेकिन इतना पता लग जाने से हुआ ही क्या? माल तो जाना था, सो तो गया। अब चलो आराम से बैठें, आज रुपए की कोई फिक्र करनी होगी। प्रकाश, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों? इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं। प्रकाश, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे सर पर बड़ा भारी पाप लग गया है। मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया होगा। संभव है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। रात में अकेली एक औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वो तो या रसोई में बैठी है और उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ जाए तो जरा भी आहट नहीं मिल सकती। मैं तो घूम घाम कर कभी 9 बजे आया या कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो देर होती ही रहेगी। उधर का रास्ता बंद हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे ही सर पर है। ठकुराइन डरी, तुम चले जाओगे भैया, तब तो कोई घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माताजी, मुझे तो जल्द घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी ही गफलत से चोरी हुई, उसका मुझे प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकुर ने स्त्री से कहा, बड़ा लायक आदमी है। ठकुराइन, क्या बात है, चोर उधर से आया, यही बात उसे लग गई। कहीं ये चोर को पकड़ ले तो कच्चा खा जाए, शायद मार ही डाले। तुम देख लेना,
कभी ना कभी माल बरामद करेगा ही। पर अब वो इस घर में कभी नहीं रहेगा, कितना ही समझाओ। मैं किराए के 20 रुपए और दे दूंगा। हम किराया क्यों दें? वो तो आप ही घर छोड़ रहे हैं, हम तो कुछ कहते नहीं। नहीं नहीं, किराया तो देना ही पड़ेगा। ऐसे आदमी के साथ कुछ बल खाना भी पड़े तो बुरा नहीं लगता। मैं तो समझती हूं कि वो किराया लेंगे ही नहीं। अरे भाई, 30 रुपए में गुजर भी तो ना होता होगा। प्रकाश ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। उस घर में रहने से जोखिम था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही, प्राय सारे दिन यहीं रहते थे। चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहां 50 रुपए महीने का काम और मिल गया है, मगर वो रुपए मैं उन्हीं के पास जमा कराता रहूंगा। वो आमदनी केवल जेवरों में खर्च होगी, उसमें से एक पाई भी घर के खर्च में ना आने दूंगा। चंपा की आंखें चमक उठी। पति प्रेम का ये परिचय पाकर उसने अपने भाग्य को सराहा। देवताओं में उसकी श्रद्धा अब और भी बढ़ गई। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच में कोई पर्दा ना था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था, और चंपा के ही पास उसके बक्से, संदूक, अलमारी की कुंजियां रहती थीं। मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता था। उसकी कुंजी कहाँ है, इसका चंपा को कुछ पता नहीं। वो पूछती है कि इस संदूक में क्या है, तो वो कह देते हैं कुछ नहीं। पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थी तो उठा के संदूक में बंद कर दी हैं। चंपा के भी पास संदेह का कोई कारण न था। एक दिन चंपा पति को पान देने गई तो देखा प्रकाश उस संदूक को खोले हुए देख रहे हैं। उसे देखते ही उन्होंने संदूक जल्दी से बंद कर दिया। उनका चेहरा जैसे पीला हो गया। संदेह का अंकुर जमा, मगर पानी ना पाकर सूख गया। चंपा ऐसे किसी कारण की कल्पना ही ना कर सकी जिससे संदेह को आश्रय मिलता। लेकिन 5,000 की संपत्ति को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही ना आए, प्रकाश के लिए असंभव था। वो कहीं भी बाहर से आता तो एक बार संदूक अवश्य खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई और उसी दिन से प्रकाश अपने कमरे में ही सोने लगा। आषाढ़ के दिन थे, उमस के मारे दम घुटता था। ऊपर एक साफ सुथरा बरामदा था जो बरसात में सोने के लिए ही शायद बनाया गया था। चंपा ने कई बार ऊपर सोने के लिए कहा, पर प्रकाश ने ना माना। घर अकेला कैसे छोड़ दे? चंपा ने कहा, चोरी ऐसों के यहां नहीं होती। चोर घर में कुछ देखकर ही जान खतरे में डालता है। यहां क्या रखा हुआ है? प्रकाश ने क्रुद्ध होकर कहा, कुछ नहीं है, बर्तन भांडे तो हैं ही, गरीब के लिए अपनी हांडी ही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसकाकर दूसरी तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक का स्थान बदला हुआ पाया तो सशंक होकर बोला, संदूक तुमने हटाया? यह कोई पूछने की बात ना थी। झाड़ू लगाते वक्त अक्सर चीजें इधर उधर खिसक ही जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? मैं नहीं जानती। घर में तुम रहती हो तो जानेगा कौन? अच्छा, अगर मैंने ही हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही पूछता था। मगर जब तक संदूक खोलकर सब चीजें ना देख ले तो प्रकाश को चैन कहां। चंपा ज्यों ही भोजन पकाने लगी, उसने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियां बनाई थीं। पकौड़ियां गरम गरम ही मजा देती हैं, और प्रकाश को भी पकौड़ियां बहुत पसंद थीं। इसलिए उसने थोड़ी सी पकौड़ियां एक तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने के लिए गई। प्रकाश ने उसको देखते ही
संदूक को धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के इरादे से बोला, तश्तरी में क्या लाई? अच्छा, पकौड़ियां हैं। पर आज चंपा को संदेह हो गया। संदूक में क्या है, यह देखने की उत्सुकता हुई। प्रकाश उसकी कुंजी कहीं छिपा कर रखता था। चंपा किसी तरह से वो कुंजी उड़ा देने की चाल सोचने लगी। और एक दिन एक बिसाती कुंजियों का गुच्छा बेचने आ निकला। चंपा ने उस ताले की कुंजी ले ली और संदूक खोल डाली। अरे, ये तो आभूषण है। उसने एक एक आभूषण को निकाल कर देखा। ये गहने कहां से आए? मुझसे कभी इन्होंने इसकी चर्चा नहीं की। सहसा उसके मन में भाव उठा कि कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं हैं। चीजें वही थीं जिनका वो बखान करते रहते थे। उसे अब कोई संदेह ना रहा, लेकिन इतना घोर पतन, लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और चारपाई पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी? ये दुर्भावना इनके मन में आई ही क्यों? मैंने तो कभी भी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, और अगर आग्रह करती भी तो इसका आशय यह होता कि वो चोरी करके लाते। चोरी के आभूषणों के लिए इनका मन इतना दुर्बल क्यों हो गया? उसके जी में आया कि इन गहनों को उठाकर ले जाए और ठकुराइन के चरणों पर डाल दे और उनसे कहे, ये मत पूछिए ये गहने कैसे मेरे पास आए। आपकी चीज आपके पास आ गई, इसी से संतोष कर लीजिए। लेकिन इसका परिणाम कितना भयंकर होगा। उस दिन से चंपा कुछ उदास सी रहने लगी। प्रकाश से उसे अब वो प्रेम ना रहा और ना वो सम्मान भाव। बात बात पर तकरार होती। पहले जो परस्पर सद्भाव था वो गायब हो गया। पहले एक दूसरे से दिल की बात कहता था, भविष्य के मंसूबे बांधे जाते थे, आपस में सहानुभूति थी। पर अब दोनों ही दिलगीर रहते। कई कई दिनों तक आपस में बात भी ना होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, लेकिन शर्त यह थी कि नगद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए। अब इतनी बड़ी रकम आए कहां से? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता था। एक दिन ठाकुर साहब से इसी विषय में बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरखास्त भेजते? प्रकाश ने सर झुकाकर कहा, 10,000 की नकद जमानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहां रखे हैं? अजी तुम दरख्वास्त दो तो, अगर सारी बातें तय हो जाएं तो जमानत भी दे दी जाएगी, इसकी चिंता ना करो। प्रकाश ने स्तंभित होकर कहा, आप जमानत दे देंगे? हां हां, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर चला तो बहुत रंजीदा था। उसको ये जगह अब अवश्य मिलेगी, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं है। ठाकुर साहब की सरलता, उनका उस पर इतना अटल विश्वास उसे आहत कर रहा है। उनकी शराफत उसके कमीनेपन को कुचले डालती है। उसने घर आकर चंपा को यह खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। एक क्षण के बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? प्रकाश ने चिढ़कर कहा, फिर और किससे दिलवाता? यही होता ना कि जगह ना मिलती, रोटियां तो मिल ही जाती। रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ साथ उनके रुपए भी जाएं। तुम ये कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं अनाड़ी हूं? चंपा ने विरक्त मन से कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा
एक सी नहीं रहती। प्रकाश थक से रह गया। उसने चंपा को चुभती हुई आंखों से देखा, पर चंपा ने मुंह फेर लिया था। वो उसके भावों के विषय में कुछ निश्चय ना कर सका, लेकिन ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदासीन रहना उसे विकल करने लगा। उसके मन में प्रश्न उठा कि इस वाक्य में कहीं आक्षेप तो नहीं छिपा हुआ है? कहीं चंपा ने संदूक खोलकर तो नहीं देख लिया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इस समय वो अपनी एक आंख को भी भेंट कर सकता था। भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा था कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे ही उसके जीवन या मृत्यु का प्रश्न हो? चंपा ने कहा, कुछ नहीं, मैंने तो दुनिया की बात कही थी। पर प्रकाश को संतोष ना हुआ। वो बोला, क्या जितने आदमी बैंकों में नौकर हैं उनकी नीयत बदलती रहती है? चंपा ने गला छुड़ाना चाहा। कहा, तुम तो जबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहां इस शादी में ही तुमने अपनी नीयत को ठीक नहीं रखा। 100-200 रुपए की चीजें घर पर रख ही ली। प्रकाश के दिल से बोझ उतर गया। मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तुम्हारा संकेत उस तरफ था, लेकिन मैंने तो कमीशन के सिवा उनकी एक पाई भी नहीं छुई। और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं। बड़े बड़े हुक्काम खुले खजाने से कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई भी लेना मैं पाप समझती हूं। तुम्हारी सज्जनता तो मैं तब जानती कि तुम कमीशन के रुपए ले जाकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सुलूक किए कुछ याद है? मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन 20 रुपए महीने वो देते जाते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है तो तुम्हारे यहां जरूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी ना थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी मेहरी जब नागा करती है, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं। और मेरी बीमारी ही में डॉक्टर साहब की फीस उन्होंने दी थी, और दिन में 2-2 बार हाल चाल भी पूछने आया करते थे। ये जमानत ही क्या छोटी बात है? अपने संबंधियों तक की तो कोई जमानत जल्दी से करता नहीं। तुम्हारी जमानत के लिए 10,000 रुपए नगद निकाल कर दे दिए। इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उनके रुपए भी तो जब्त हो जाएंगे। जो आदमी अपने ऊपर इतनी दया रखे उसके लिए हमें भी प्राण देने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हुआ है, यह उस वक्त मालूम होता है जब नश्तर लगाया जाता है, और मन का विकार उस वक्त मालूम होता है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। किसी सामाजिक या राजनीतिक अन्याय का व्यंग्य चित्र देखकर हमारे मन को चोट लगती है। किस लिए? सिर्फ इसीलिए कि वो चित्र हमारी पशुता को खोलकर हमारे सामने रख देता है। चंपा के इन तिरस्कार भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में ग्लानि उत्पन्न कर दी थी। वो संदूक कई गुना भारी होकर शिला की भांति उसे दबाने लगा। मन में फैला हुआ विकार एक बिंदु पर एकत्र होकर टीसने लगा। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई, और इसी उत्सव में उसके यहां मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी स्त्री बीरू और उसकी नवेली बहू सभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है, और बाहर 2-4 मित्र गा बजा रहे हैं। भोजन करने के तुरंत बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहीं रहना होगा दादा, मैं इस वक्त आपको ना जाने दूंगा। चंपा को उसका यह आग्रह बुरा लगा,
चारपाइयाँ हैं नहीं, बिछावन नहीं है और ना ही काफ़ी जगह है। रात भर उन्हें तकलीफ देने और खुद तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत उसकी समझ में ना आई। लेकिन प्रकाश आग्रह करता ही रहा, यहां तक कि ठाकुर साहब राजी हो ही गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। बीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में थे और तीनों स्त्रियां अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने वो गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों की संदूकची निकाली और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई महीनों पहले वो इसी भांति कंपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की वेदना थी और आज कांटा निकलने की। तब ज्वर का चढ़ाव था, उन्माद, ताप और विकलता से भरा हुआ, और अब ज्वर का उतार था, शांत और शीतल। तब कदम पीछे हटता था और आज आगे बढ़ रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूकची रख दी। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से द्वार बंद किया और घर को लौट पड़ा। हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला धौलगिरी उठाए, जिस गर्वीले आनंद का अनुभव कर रहे थे, कुछ वैसा ही आनंद प्रकाश को भी हो रहा था। गहनों को अपने घर ले जाते समय उसके प्राण सूखे हुए थे, मानो किसी गहरी अथाह खाई में गिरा जा रहा हो। और आज संदूकची को लौटाकर उसे मालूम हो रहा था जैसे वो किसी विमान पर बैठा हुआ आकाश की ओर उड़ा जा रहा है, ऊपर और ऊपर। वो घर पहुंचा तो बीरू सोया हुआ था। कुंजी उसने उसके सिरहाने रख दी। दूसरे दिन ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाया करता था, पर आज वो अधीर होकर तीसरे ही पहर जा पहुंचा। वो देखना चाहता था कि आज वहां क्या गुल खिल रहे हैं। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहां की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी हुए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी। पूरा संदूक का संदूक मिल गया, एक चीज भी नहीं छुई, जैसे केवल रखने के लिए ही ले गया हो। प्रकाश को इन सब बातों पर कैसे विश्वास आए जब तक वो अपनी आंखों से संदूक को देख ना ले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी किया हुआ माल 6 महीने के बाद मिल जाए और ज्यों का त्यों। संदूक को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी तो बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। ठाकुर, किसी की बुद्धि काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों करेगी। बीरू की तो मां कहती है कि कोई दैवीय घटना है। आज तो मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे भी कभी विश्वास ना आता। ठाकुर, तो आज इसी खुशी में हमारे यहां दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था। ठाकुर, अनुष्ठान तो 20 ही कराए। प्रकाश, बस तो ये अनुष्ठान की ही करामात है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वो दौड़कर उसके गले से चिपट गई और ना जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिनों के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहां हमारी दावत है। अच्छा, तो मैं भी कल 1000 कंगालों को भोजन कराऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो।
मुझे तो इतना आनंद हो रहा है कि लाखों खर्च करने पर भी अरमान पूरा ना होगा। ये सुनकर प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए। तो भाइयों और बहनों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? और क्या सोचते हैं आप कि चंपा अगर चंद्रप्रकाश का यूं तिरस्कार ना करती तो क्या चंद्रप्रकाश गहने वापस करता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। और हां, अगर आप बेल आइकन को दबा दोगे तो अगली कहानी के आते ही आपको फौरन पता चल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।